एक आदमी जिसका नाम था डीबी कूपर एक प्लेन से $500,000 लेके पैराशूट के साथ रात के अंधेरे में जंप कर जाता है। तुरंत सेम साइट पर उसी आदमी की तलाश की जाती है, पर वो आदमी मानो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। उस आदमी का कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी नहीं था, किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ से आया था। पर उस रात के बाद ये आदमी एक मिस्ट्री बन के रह गया पूरे अमेरिकन हिस्ट्री में। तो कहानी की शुरुआत होती है पोर्टलैंड से, जो अमेरिका के एक स्टेट ओरेगन का सबसे बड़ा शहर है। वेडनेसडे 24 नवंबर 1971 की दोपहर में एक आदमी जिसकी उम्र 40 से 45 साल थी पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचता है। उसने एक डार्क सूट, ब्लैक टाई, व्हाइट शर्ट पहना हुआ था और साथ में उसने एक ब्लैक ब्रीफ केस भी ले रखा था। 25 नवंबर को अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे मनाया जाता है। उस दिन अमेरिका में छुट्टी होती है, तो ज़्यादातर लोग अपने परिवार के घर 2 दिन पहले ही चले जाते हैं। इसी वजह से उस दिन पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो आदमी नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के काउंटर से एक पोर्टलैंड टू सियाटल की 1 वे टिकट खरीदता है, जिसके लिए उसने $20 कैश पे करा था। टिकट पे उसका नाम डैन कूपर लिखा था। जिस फ्लाइट में डैन कूपर को टिकट मिली थी वो फ्लाइट थी नंबर 305। ये एक बोइंग 727 प्लेन थी। 70s के टाइम एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, कोई ज़्यादा मेटल डिटेक्टर वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, तो बोर्डिंग करने के लिए आपको बस एक टिकट चाहिए होता था। बोर्डिंग करने के बाद कूपर प्लेन में पहुंचता है और सबसे पीछे वाली मिडिल सीट पर बैठ जाता है, जो थी 18C। अपने बगल वाली सीट पर अपना वो ब्रीफकेस रखता है और रिलैक्स होता है। उसके बाद कूपर एक ब्लैक गॉगल्स पहनता है, अपनी सिगरेट लाइट अप करता है और एक बारबन विस्की का ऑर्डर देता है। उस फ्लाइट में कूपर को मिला के टोटल 36 ट्रैवलर्स थे। उसके अलावा 6 फ्लाइट के क्रू मेंबर्स थे, तो टोटल उस फ्लाइट में 42 लोग थे। फ्लाइट अपने दिए गए टाइम से डिपार्ट करता है 2:50 PM पे और लगभग आधे घंटे में इसे सियाटल के एयरपोर्ट टकोमा इंटरनेशनल पे लैंड करना था। फ्लाइट टेक ऑफ करने के 7 से 8 मिनट बाद ही कूपर अपने सूट के इनसाइड पॉकेट से एक पर्ची निकालता है और फ्लोरेंस कैफनर को दे देता है, जो कि इस प्लेन की फ्लाइट अटेंडेंट थी। वो उसे रोकता है और एक स्माइल के साथ उसे वो नोट दे देता है। फ्लोरेंस भी स्माइल करती है और उस नोट को बिना पढ़े लेकर जाने लगती है। फ्लोरेंस रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, तो कई लोग उसे ऐसे अपना नंबर देने की कोशिश करते रहते थे। थोड़ी देर बाद जब फ्लोरेंस का जवाब नहीं आता है, तब कूपर फ्लोरेंस को बुलाता है और उसे बोलता है कि मिस, अगर आपने वो नोट नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बगल वाली सीट पर आके बैठें। जैसे ही फ्लोरेंस ये सुनती है वो बिल्कुल घबरा जाती है और घबराते वो नोट खोलकर देखती है जो कि उसे कूपर ने दिया था, और उस नोट में भी यही सेम बातें लिखी थी जो कूपर ने फ्लोरेंस को बोली थी। उसके बाद फ्लोरेंस क्रू में से एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाती है जिसका नाम था टीना मकलो, और वो नोट दिखाती है। तो टीना भी बिल्कुल घबरा जाती है और कूपर से पूछती है कि सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? तो कूपर टीना को अपनी बगल वाली सीट पर बैठने के लिए बोलता है और बोलता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। फिर कूपर अपना ब्लैक ब्रीफकेस खोलता है जिसमें 8 डायनामाइट की स्ट्रिप्स थी जो 4-4 के बंडल में बटी हुई थी, और एक बैटरी था जिसके साथ कई सारे तार जुड़े हुए थे। ये देखते ही टीना और फ्लोरेंस बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। फिर कूपर बोलता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और आप अब मेरी डिमांड फ्लाइट के कैप्टन तक पहुंचाइए। कूपर की ये डिमांड्स थी कि उसे आज शाम 5 बजे तक $2 लाख, 4 पैराशूट, 2 प्राइमरी बैक पैराशूट और 2 रिजर्व फ्रंट पैराशूट चाहिए। और जब ये प्लेन लैंड करेगा तब इसे रिफ्यूल करने के लिए रनवे पर एक फ्यूल से भरा टैंक भी होना चाहिए, और अगर कोई भी चालाकी हुई तो वो अपना जॉब अच्छे से करेगा। एंड यहाँ पे जॉब का मतलब आप समझ ही सकते हैं। विलियम स्कॉट थे फ्लाइट 305 के कैप्टन। जैसे ही कूपर की ये सारी डिमांड्स उनके पास आती हैं,
वो तुरंत ही इसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे ही ATC के पास ये सारी खबर पहुंचती है सिचुएशन की, वो तुरंत FBI को पूरी सिचुएशन बता देते हैं। लोकल पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर दिया जाता है। इधर कूपर टीना से कहता है कि जब तक मेरी डिमांड्स पूरी नहीं होगी तब तक ये प्लेन सिएटल लैंड नहीं करेगा, और ये भी डिमांड करता है कि जो $2 लाख उसे मिलेंगे उसमें सारे नोट्स $20 बिल के होने चाहिए। कूपर की जो भी डिमांड्स थी वो टीना को बताता था, और टीना फ्लाइट के कैप्टन, और कैप्टन से ATC, फिर ATC से FBI के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो FBI और ATC दोनों कूपर की डिमांड्स पे मान जाते हैं और प्लान करते हैं कि जैसे ही ये प्लेन लैंड करेगा वो उसे अरेस्ट कर लेंगे। फ्लाइट अब सिएटल पहुंच चुकी थी, पर फिर भी कूपर की डिमांड्स अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। तो जैसा कि कूपर ने पहले ही डिमांड में अपने रख दिया था कि प्लेन लैंड नहीं करेगा जब तक उसकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, तो प्लेन हवा में ही उधर से इधर राउंड लगा रही थी और पैसेंजर्स में पैनिक ना फैले, इसीलिए पैसेंजर्स को बोल दिया गया कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से सिएटल लैंड करने में कुछ टाइम और लगेगा। और ये प्लेन आसमान में एयरपोर्ट के आसपास चक्कर लगाता रहा, और वहीं फ्लाइट के अंदर कूपर अपनी सिगरेट्स पीता रहा, जिसे टीना मकलो की मदद से वो जलवा रहा था, क्योंकि कूपर के दूसरे हाथ में बॉम्ब का डेटोनेटर था। इन 2 घंटे के टाइम गैप में FBI सिएटल के बैंक से $2 लाख ले लेती है, जैसा कि कूपर ने बोला था, और सभी नोटों के सीरियल नंबर्स को भी नोट कर लिया जाता है, ताकि अगर आगे चल के कोई भी कूपर ट्रांजैक्शन करे तो उसे पकड़ा जा सके। अगर इन्फ्लेशन को जोड़कर बोले तो ये $2 लाख आज के टाइम पे $1.3 मिलियन के होते, लगभग 10 करोड़ रुपए। कहानी पर वापस आते हैं तो पैसों का इंतजाम करने के बाद एक स्काई डाइविंग स्कूल से 4 पैराशूट्स भी मंगा लिए जाते हैं, और ठीक 5:24 पर ATC से फ्लाइट कैप्टन को खबर दी जाती है कि कूपर की सभी डिमांड्स पूरी की जा चुकी है। फिर कैप्टन ये टीना को बताता है और टीना कूपर को। उसके बाद कूपर फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन दे देता है, पर कुछ कंडीशंस और रखता है, और ये कंडीशंस थी कि फ्लाइट 305 को सभी फ्लाइट से दूर एक अलग रनवे पर खड़ा किया जाएगा, और लैंड करने से पहले सभी विंडोज भी बंद कर दिए जाएंगे, जिससे अंदर की सिचुएशन का बाहर बिल्कुल ना पता लग सके। 5:45 PM पर प्लेन आखिर में लैंड कर ही जाता है सिएटल के टिकोमा एयरपोर्ट पर। उसके बाद एयरपोर्ट का मैनेजर $2 लाख और 4 पैराशूट्स लेकर प्लेन के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाता है। उस टाइम पर सिर्फ बोइंग 727 के अंदर ही बैक साइड पर गेट था, जिसमें स्टेयर्स भी बाहर निकलते थे। टीना मकलो पिछले वाले गेट से बाहर आती है और कूपर के डिमांड्स को अंदर ले जाती है। $2 लाख में $20 के बिल्स की वजह से उसका वेट 10.5 किलो हो गया था। अंदर जाके सारे पैसे और पैराशूट्स वो कूपर को दे देती है, और इसी दौरान प्लेन को रिफ्यूल भी कर दिया जाता है। जब कूपर ने सारे पैसे चेक कर लिए, प्लेन में बैठे 35 लोगों को उसने उतरने की परमिशन दे दी, और 2 क्रू मेंबर्स को भी, जिसमें से एक फ्लोरेंस कैफनर भी थी। अब प्लेन में सिर्फ 5 लोग बचे थे, एक कैप्टन विलियम स्कॉट, एक को पायलट बिल, एक फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड एंडरसन, एक फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो, और एक डैन कूपर खुद। अब कूपर कुछ कंडीशंस और रखता है। पहले की इस प्लेन को मैक्सिको ले चलो, मगर उसे बताया जाता है कि ये प्लेन डायरेक्ट मैक्सिको नहीं जा सकता, हमें इसे बीच में रिफ्यूल करना होगा। फिर कूपर को सिएटल से मैक्सिको के बीच 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं जहां उतर के वो रिफ्यूल कर सकते थे। पहला ऑप्शन था फीनिक्स एरिजोना और दूसरा ऑप्शन था रेनो नेवाडा। कूपर कुछ देर सोचने के बाद रेनो नेवाडा के लिए मंजूरी भर देता है। दूसरी कंडीशन कूपर की ये थी कि पूरी जर्नी में पीछे वाले दरवाजे की सीढ़ी को खुला रखा जाएगा, पर उसे बताया जाता है कि टेक ऑफ के वक्त सीढ़ी को खुला नहीं रख सकते, पर जब प्लेन हवा में होगा तब वो उस सीढ़ी को खोल देंगे। कूपर इस बात पर मान जाता है, और तीसरी कंडीशन ये रखता है कि प्लेन की स्पीड 200 माइल से ज्यादा नहीं होगी। चौथी कंडीशन ये रखता है कि प्लेन का लैंडिंग गियर पूरे जर्नी में खुला रहेगा, और आखिरी कंडीशन ये रखता है कि प्लेन के दोनों विंग्स के फ्लैप 15 डिग्री तक झुके रहेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी और पायलट उसकी सारी कंडीशन भी मान जाते हैं, और फिर शाम 7:36 पर प्लेन सिएटल से रेनो नेवाडा के लिए टेक ऑफ करता है। जब प्लेन हवा में पहुंचता है
तब 5 मिनट बाद ही कूपर टीना मकलो को कॉकपिट में जाने के लिए बोल देता है और बोलता है कि अंदर से वो लॉक कर ले और उसे अब कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो जब टीना कूपर की ये बात मानकर कॉकपिट में जाने लगती है तब वो आखिरी बार कूपर को देखती है। तब कूपर अपने कमर से कुछ बांध रहा था, शायद वो पैसे थे। इसके बाद टीना कॉकपिट को अंदर से बंद कर लेती है और अब पूरे प्लेन में पीछे सिर्फ कूपर ही था, अकेला। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब ये प्लेन सियाटल से उड़ा था तब प्लेन की नजर रखने के लिए 2 यूएस के फाइटर जेट्स भी इस प्लेन के पीछे लगा दिए गए थे, जिसमें से एक फाइटर जेट प्लेन के ऊपर उड़ रहा था और दूसरा नीचे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और ये प्लेन लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से। ठीक 8 बज रहे थे तब अलार्म बजता है जो कि इंडिकेट कर रहा था कि पीछे वाले दरवाजे को खोला गया है और प्लेन के अंदर से एयर प्रेशर भी चेंज हो रहा था। तो कैप्टन विलियम कूपर से इंटरकॉम के जरिए बात करने की कोशिश करते हैं, पर कूपर कोई जवाब नहीं दे रहा था। पर किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि वो पीछे जाकर एक बार देख के आए, क्योंकि कूपर ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया था कि उसे अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। 10 से 15 मिनट बाद प्लेन में एक झटका महसूस होता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। इसके 2 घंटे बाद रात लगभग 10:15 पर ये प्लेन रेनो के ताहाओए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इस प्लेन के पीछे की सीढ़ी अभी भी खुली हुई थी। रेनो के एयरपोर्ट पे पहले से ही FBI के एजेंट्स कूपर को अरेस्ट करने के लिए तैयार थे और वो पूरे प्लेन को घेर कर खड़े हो गए थे। लैंड करने के बाद पूरे प्लेन में किसी को भी कूपर कहीं पर भी नहीं मिला, लेकिन कूपर जहां बैठा था वहां से 2 पैराशूट्स मिलते हैं, जिसमें से एक खुला हुआ था। कूपर के सिगरेट्स के 8 बर्ड्स भी वहां पे मिलते हैं और एक ब्लैक टाई भी मिलती है जिसमें एक पिन भी लगा हुआ था। पूरे प्लेन में कूपर कहीं नहीं मिलता है, कोई बॉम्ब भी नहीं मिलता और ना ही कोई पैसे मिलते हैं, जिसका साफ मतलब था कि कूपर रेनो और सियाटल के बीच रास्ते में ही कहीं प्लेन से पैराशूट के साथ जंप कर चुका था। पर सवाल था कि कूपर आखिर कूदा कहाँ था, क्योंकि ना ही किसी क्रू मेंबर ने उसे कूदते हुए देखा था, ना ही उन दोनों फाइटर जेट्स ने जो सियाटल से ही इस प्लेन के पीछे थे। फिर क्रू मेंबर्स FBI को बताते हैं कि 8:13 पर उन्हें एक झटका महसूस हुआ था और शायद उसी टाइम कूपर प्लेन से कूद गया था। तो जिस रूट से ये लोग जा रहे थे उस रूट का नाम था विक्टर 23। तो टाइम और स्पीड की मदद से ये कैलकुलेट कर लिया गया कि कूपर जिस एरिया में पॉसिबली कूदा होगा वो सियाटल से लगभग 64 किलोमीटर दूर नॉर्थ की तरफ था। उसके बाद उसी रात फ्लाइट के क्रू मेंबर्स की मदद से कूपर का स्केच बनवाया गया और अमेरिकन हिस्ट्री में शुरू हुआ सबसे बड़ा मैनहंट का मिशन। इस मिशन का नाम दिया गया नॉरजैक। तुरंत उसी एरिया में ये ऑपरेशन चालू कर दिया गया जिस एरिया में कूपर ने जंप किया था। पूरा एरिया बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। कूपर को इतने बड़े एरिया में ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। कई महीनों तक ये सर्च ऑपरेशन बड़ी बड़ी टीम्स को लेकर किया गया, पर कूपर कहीं नहीं मिला। जब ये खबर न्यूज में आई तो आग की तरफ फैल गई। सबको जानना था कि आखिर ये डैन कूपर था कौन, जो रात के अंधेरे में एक प्लेन से गायब हो गया। इसी टाइम एक न्यूज़पेपर ने डैन कूपर का नाम DB कूपर छाप दिया था और तभी से डैन कूपर DB कूपर के नाम से फेमस हो गया। FBI ने डैन कूपर के नाम की पूरी हिस्ट्री निकाली गवर्नमेंट रिकॉर्ड से, पर इस नाम का कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। फिर FBI ने सभी $20 बिल्स के सीरियल नंबर को पब्लिक कर दिया, जो कि कूपर को पकड़ने में मदद करता। उस समय न्यूज़पेपर में ये भी खबर आई थी कि अगर कोई भी आदमी इन सीरियल नंबर्स में से कोई एक भी नोट लाके देगा सरकार को तो उसे $5,000 का इनाम भी दिया जाएगा। पर फिर भी कोई एविडेंस नहीं मिल पाया। FBI शुरुआत से ही कुछ थ्योरी सजेस्ट कर रही थी कि कूपर जिस हालात में कूदा था उस हालात में उसका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उन्होंने बताया कि कूपर जब कूदा होगा तब उसने कोई भी तैयारी नहीं कर रखी थी, उसने कोई भी स्काई डाइविंग सूट भी नहीं पहना हुआ था और जो पैराशूट उसने चुना था उस पैराशूट को भी अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। और उसी दिन बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और एकदम अंधेरा था, जिसकी वजह से उसे पता नहीं चल पाया होगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और किसी पेड़ से टकराकर उसकी गिरकर मौत हो गई होगी। ऐसे और भी कई सारी थ्योरीज FBI ने सभी के सामने रखे, पर सबसे बड़ा जो सवाल था कि अगर कूपर मर चुका है तो उसकी बॉडी अभी तक क्यों नहीं मिली। इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इस इंसिडेंट के लगभग 10 साल बाद 19 फरवरी 1980 को
ब्रायन इनग्रम नाम के एक बच्चे जिसकी उम्र लगभग 8 साल थी अपने माँ बाप के साथ कोलंबिया रिवर के एक बीच पर जिसका नाम था टीना बार पे जाता है। वहीं पर रेत में खेलते हुए उसे लगता है कि इस रेत में कुछ दबा हुआ है, तो वहाँ पे गड्ढा खोदता है जहाँ से उसे $20 के 3 गड्डियाँ मिलती हैं, जिसे वो लोग FBI के पास जमा करते हैं। तो मिलता क्या है कि वो उसी सीरियल नंबर के नोट थे जो कूपर को उन्होंने दिए थे 10 साल पहले। टोटल अमाउंट जो ब्रायन को मिला था वो था $5,800। उसके बाद कई जगह टीना बार में खुदाई करी गई, पर ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं मिला जो कि कूपर वाले केस से लिंक करता हो। इन पैसों की डिस्कवरी की वजह से ये केस और ज्यादा अटपटा हो गया, क्योंकि कूपर ने जिस एरिया में जंप किया था वो एरिया टीना बार से लगभग 27 किलोमीटर दूर था। तो सवाल है कि आखिर ये पैसे यहाँ आए कैसे। उसके बाद FBI ने फिर बहुत सारी थ्योरीज दी, जिनमें से एक थ्योरी उन्होंने बताई कि जब कूपर प्लेन से कूदा होगा तब उसके कुछ पैसे लुइस रिवर में गिर गए होंगे और वहां से बहते हुए कोलंबिया रिवर के थ्रू वो टीना बार के बीच पे पहुंच गए होंगे। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये था कि लुइस रिवर जहाँ कोलंबिया रिवर से मिलता था वहां से टीना बार तक नदी का फ्लो उल्टे दिशा में बहता था। तो पैसे लुइस रिवर से कोलंबिया रिवर तक पहुंच तो जाते, पर टीना बार तक उन पैसों का बह कर आना इम्पॉसिबल था। तीनों नोटों की गड्डियां एक ही जगह बह कर आ जाएं और एक ही जगह दब जाएं, तो ये बिल्कुल नेचुरली पॉसिबल नहीं था। तो सवाल तो बहुत सारे थे, पर किसी के पास इसके जवाब नहीं थे। इधर अमेरिका में लोग कूपर को एक हीरो की तरह मानने लगे कि कैसे उसने प्लेन को बड़ी आसानी से हाईजैक किया और हवा में गायब भी हो गया, और आज तक FBI उसे ढूंढ नहीं पाई। और जिस तरीके से कूपर ने FBI को चकमा दिया था, ये एक परफेक्ट क्राइम था और एक सक्सेसफुल हाइस्ट भी। लोग आज भी अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे, जो कि 25 नवंबर को मनाया जाता है, उस दिन कूपर की सक्सेस की सेलिब्रेशन करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही और कई लोगों को जिनकी शक्ल कूपर से मिलती थी उन्हें उठाया गया। इसके लगभग 1000 सस्पेक्ट्स थे और 2016 आते आते इस केस के इतने फाइल्स बन चुके थे कि उनकी हाइट लगभग 40 फीट की थी। पर आज तक 2021 में भी इस केस का कोई भी एविडेंस सामने नहीं आ पाया। आखिरकार दिन आ ही गया 8 जुलाई 2016, जब FBI ने सबके सामने कन्फेस कर दिया कि DB कूपर के केस पे उन्हें अपनी पूरी मेहनत कर ली और आज 45 साल बाद वो इस केस से हार मान लेते हैं। ये केस आज तक अमेरिकन हिस्ट्री में एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर डैन कूपर था कौन, जिसका कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी नहीं था और बड़ी आसानी से इसने प्लेन हाईजैक किया और प्लेन के अंदर से ही गायब हो गया। तो यहीं तक थी मिस्टीरियस क्राइम की कहानी। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।